बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में बात करते हैं भारत के बदले की। 26/11 के एक जितने उसके मास्टरमाइंड थे आप कहिए, या जो लोग उसको प्लान करने वालों में से थे, उनमें से एक ये शख्स था। इसका नाम है तैयबुर राणा। तैयबुर राणा एक कनाडा का सिटीजन है, इस वक्त अमेरिका की जेल में बंद है और पाकिस्तानी मूल का है, और भारत में इसका प्रत्यर्पण हो रहा है। और बहुत मुमकिन है कि आज ही तैयबुर राणा को भारत ले आया जाए। भारत की जो एजेंसियां हैं उनकी टीमें इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। अभी जानकारी आई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये भारत के रास्ते में भी हो। और इसका भारत आने का रास्ता साफ हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप बने, और उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि हम इस तैयबुर राणा नाम के आदमी को भारत को सौंप रहे हैं। ये एक बड़ा ईविल शख्स है, बहुत खराब आदमी है, इसने बहुत लोगों का कत्ल का जिम्मेदार है, और अब हम इसे भारत के हवाले करने जा रहे हैं। इसकी भूमिका थोड़ी सी आपको बताता हूं। दो लोगों के नाम आपने सुने होंगे, इसके अलावा एक डेविड हेडली का भी नाम, डेविड कोलमैन हेडली। डेविड कोलमैन हेडली भी पाकिस्तानी मूल का है, वो भी शायद कनाडाई मूल का ही था, और वो भारत में एक फर्जी रूप से एक कोई कंपनी चलाने के नाम से आया। उसने अपनी पहचान छुपाई और उसने सारी जगहों की रेकी की जहां पर 26/11 के पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बम बरसाए थे, गोलीबारी की थी। सीएसटी का रेलवे स्टेशन कहां पर है, ताज का मुंबई का होटल कहां पर है, शबाड हाउस कहां पर है, वो जो होटल था उसके अंदर बांद्रा के अंदर, कोलाबा के अंदर, वहां पर जाकर वो कहां पर है, इन सब जगहों की रेकी कोलमैन हेडली ने की थी। और उसको यहां पर लाने वाला ये शख्स था। 26/11 के हमले से पहले कई दिन ये भारत में भी रहा, और इसने वीजा की और भारत में आने की जितनी फॉर्मेलिटीज थी उस डेविड कोलमैन हेडली की, इसने पूरी की थी। फिर इसमें एक और किरदार आता है, एक मेजर पाकिस्तान की आईएसआई का। वो दरअसल पाकिस्तान में बैठ करके जब यहां ये सारा कत्लेआम मचा रहे थे, ये सारे आतंकवादी, जिनमें से एक कसाब था जो इकलौता जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया, बाकी ये कुल 10 लोग आए थे। वो उन 10 के 10 लोगों को इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में लाइव बैठ के देता था। उसके साथ भी इस डेविड कोलमैन हेडली की बातचीत करवाने वाला यह तैयबुर राणा। तो आप ये मान सकते हैं कि बिल्कुल टॉप लेवल पर जहां पर इस आतंकवादी हमले की प्लानिंग की गई, उस टॉप लेवल पर यह व्यक्ति भी, इसकी भी पोजीशन थी। और ये काफी अरसे से अभी अमेरिका की जेल में बंद है। इसने वहां के सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई कि मुझे भारत मत भेजो, मैं उनकी जेल में मर जाऊंगा, मेरे ऊपर टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन इसकी हर अपील ठुकरा दी गई है और इसको अब भारत लाया जा रहा है। डेविड कोलमैन हेडली की भी प्रत्यर्पण की अर्जी भारत ने दे रखी है, और वो मुंबई हमले के सिलसिले में ही वो अमेरिका में सजा काट रहा है। एक दिन वो भी जरूर कभी ना कभी भारत लौटेगा। और इसमें खास एक व्यक्ति को क्रेडिट जाता है, बल्कि दो लोगों को कहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है ही, उनकी सरकार ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये सारी बातचीत की, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जानकारी यह है कि इसके एक्स्ट्राडिशन के लिए उन्होंने पर्सनली हर लेवल पर भारत की हर एजेंसी और हर एंगेजमेंट जो हुई उस पर पर्सनली निगाह रखी, और अभी भी वो ओवरसी कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को, कि जब तक ये भारत नहीं आ जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, कि आखिरी वक्त में भी कोई अड़ंगा ना लग जाए। अजीत डोभाल साहब का पूरा ध्यान अभी इस तैयबुर राणा के भारत लौटने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान 2011 का आपको सुनाने जा रहा हूं। उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और इस तैयबुर राणा को तब वहां पर एक निचली अदालत ने बरी कर दिया था एक मामले में, और तब वो बरसे थे उस वक्त की सरकार पर। मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री के अमेरिका के राष्ट्रपति से बड़े अच्छे संबंध बताए जाते हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़े आतंकवादी हमले का इतना बड़ा जो आरोपी है उसको वहां छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। तो हमने क्या किया इस पर? अब इसे आप कोइंसिडेंस कहिए या उनका संकल्प कहिए, मुख्यमंत्री के तौर पर जो बात वो कह रहे थे आज प्रधानमंत्री बन गए, तब यह आदमी भारत लौट रहा है। सुनिए। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को
मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है? देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? और आज जो शिकागो की कोर्ट में हुआ है, उससे मुझे साफ नजर आता है कि अब हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधि करने वाले सारे आतंकवादी ये चाहेंगे कि उनके सारे मुकदमे अमेरिका की कोर्ट में चले। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। सर, ये दोनों तस्वीरें साथ में चली। एक 2011 की, प्रधानमंत्री ने इसी आदमी के वहां एक निचली अदालत से बरी होने पर अपनी नाराजगी जताई थी मुख्यमंत्री रहते हुए, और आज प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने इसको भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। तो ये बात समझनी चाहिए कि ये बड़ा डिप्लोमेटिक विन है, हमारी जीत है, डिप्लोमेटिक जीत है। और इसमें एक और बात समझिए, बता दीजिए एक्स्ट्राडिशन कितना एक्स्ट्राडिशन बहुत मुश्किल काम है। और ये जिस तरह के टेररिस्ट होते हैं, उनका एक जो इंटरनेशनल पूरा प्रेशर होता है, नेटवर्क होता है, केवल कानून का ही मसला नहीं होता, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, नेटवर्क का भी हिस्सा होता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, ट्रंप साहब ने प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में ये बात की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये जो पूरा मसला था वो बाइडेन के वक्त में सुलझाया था। अच्छा। और बाइडेन ने उस पर क्लीन चिट दे दी थी, मतलब हरी झंडी दे दी थी कि ये काम होना ही है, प्रत्यर्पण करवाना है उनका। उसके बाद ये जो अगला फैसला हुआ, जो अभी 2025 का ही है, जिसमें प्रधानमंत्री और ट्रंप हैं, और उसको किया गया। और परसों, मेरे ख्याल से परसों की बात है, 2 दिन पहले कोर्ट से जब ये हो गया, उसकी खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। आज भी आ सकता है ये भारत। ये कल सुबह तक मेरे ख्याल से पहुंचेंगे। और आपने जो कहा ठीक बात है कि अजीत डोभाल जो एनएसए हैं, वो इस पूरे एक्सरसाइज में बहुत डीपली लगे हुए थे, इन्वॉल्व थे, और बहुत लंबे समय से। ये इतना आसान काम नहीं जिसको आज आप 2 मिनट की खबर में दे रहे हैं। और आज भी जो मुझे जानकारी मिली, वो पूरे उसके यहाँ पर लाने के लिए भी सारा काम कर रहे हैं। मुंबई और दिल्ली की दोनों जगह की जेलों में भी उसकी तैयारी की गई है। ये बात रह गई कि अब इसको कहाँ रखा जाएगा, ये फिलहाल गोपनीय है, सीक्रेट है, वो तो गवर्नमेंट को पता होगा। मुंबई के आर्थर रोड जेल में या दिल्ली की तिहाड़ में भी इसको, और एनआईए पूरा कर रहे हैं, तो एनआईए कोर्ट में उसको लाया जाएगा, फिर वहां से उसका रिमांड लेकर किया जाएगा। लेकिन अजीत डोभाल 2008 से आज 17 साल हो गए इस बात को। 16-17 साल में ये इकलौता आरोपी है, जिम्मेदार आदमी जो कातिल है, मेन कॉन्स्पिरेटर है। आप इसको ऐसा मत समझिए, कॉन्स्पिरेटर है, क्योंकि मुंबई में उसने एक टूरिज्म एजेंसी चलाई और वहां पर इन सब लोगों को लाने का, वीजा दिलवाने का, और वो सारा काम भी किया था। तो ये मेन कॉन्स्पिरेटर उस तरह से है। और ये समझना चाहिए कि केवल डेविड हेडली भी, और ये समझना चाहिए कि जो देश की सरकार है, मान लीजिए केंद्र सरकार है, उसकी भूमिका यदि एक्टिव हो तो आप ये कर सकते हैं, प्रायोरिटी में हो। तो ये बड़ा मुश्किल काम था, जिस पर ये इस बात के लिए बधाई, देश को बधाई, सरकार को भी बधाई। सर, इस पर सब लोग कमेंट करेंगे तो मेरी अगली खबर छूट जाएगी, फिर मैं बढ़ जाऊंगा। बढ़िया बढ़िया, तो हम जो विजय जी ने काम सबसे संबद्ध करते हैं अपने। ठीक, अगली खबर में आपको टीएमसी वाली बताना चाह रहा था, क्योंकि कल उसका पार्ट 1 आपने देखा था, आज पार्ट 2। उससे पहले उसमें जो एक किरदार है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, वो मैं आपको दिखाता हूं। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके कहा कि ये बीजेपी वाले ये काम कर रहे हैं। वो वीडियो चला दीजिए जरा। वीडियो कहाँ का है? दिल्ली का चित्तरंजन पार्क का। दिल्ली का सीआर पार्क में बंगाली मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं, और जो दिल्ली में रहते हैं उनको मालूम है कि दिल्ली के अंदर दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा कहाँ सजती है, कहाँ बनती है, तो वो सीआर पार्क है। अच्छी मछली कहाँ मिलती है खाने को, तो वो सीआर पार्क है। अब वहां पर एक व्यक्ति पहुंचा, और वहां ये आप देख रहे हैं फिश मार्केट लगी हुई है, और वो वहां जाकर के सबसे कहने लगा, देखो भाई, आप अपना व्यवसाय कर रहे हो, लेकिन मेरी आपत्ति आपसे ये है कि आपकी दुकान मेरे मंदिर के बगल में लगी है। ये मेरी मंदिर की, हनुमान जी के मंदिर की दीवार है, उसके बगल में आप मछली बेच रहे हो, ये ठीक नहीं है, और मैं डीडीए से भी इस पर शिकायत करूंगा। अब
महुआ जी को लगा कि ये दादागिरी है, ये तो वो धमका रहा है लोगों को। थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊं। ठेस पहुंचा रही तो क्या था, इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो, सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। सभी भाइयों से यही आदेश है, इसका उस विवाद से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उस विवाद से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए महुआ जी शायद अब ये वीडियो डाल रही हैं, ताकि उनकी बात हो तो इस बहाने हो, वो उस पुराने मामले पर ना हो। पुराने मामले में दो लोगों के, दो मुख्य किरदारों के बयान आ गए हैं। एक उसमें से कल्याण बनर्जी हैं, जिनकी महुआ मोइत्रा के साथ बहस हुई थी, और कल्याण जी ने कहा कि महुआ कह रही थी पुलिस वालों को कि इसको अरेस्ट कर लो। तो वो खुलकर बरस रहे हैं महुआ मोइत्रा पर, और महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़े हो गए एक बड़े सीनियर सांसद पार्टी के सौगत रॉय कह रहे हैं कल्याण बनर्जी का तो बर्ताव हमेशा से ही ऐसा रहा है। उन दोनों की बात सुनाता हूं आपको। The spat took place in front of the Election Commission, where a lot of policemen and also media men were present. Whatever I have gathered is like everybody has gathered from the report of other people. So after the press conference at the Bija Chowk, I went inside the Parliament. Parliament got over in a few minutes. And then I found that Mahua was crying, and she was going to several MPs, also other parties, to complain about Kalya's behavior. At that time, a number of our party MPs, both gentlemen and ladies, they were gathered and they were discussing that Kollan's behavior could be not tolerated anymore. সৌগতের কোন ক্যারেক্টার আছে নাকি? এখানে এক কথা বলে ওখানে আরেক কথা বলে। সৌগতের ক্যারেক্টারটাই হচ্ছে এর পিছনে লাগা ওর পিছনে লাগা, একবার একে ওখানে লাগিয়ে দেয়, ওখানে লাগিয়ে দেয়, বলো লেখো। সৌগতের কোনোদিন 2001 থেকে আমাকে পছন্দ করেনি। প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির লোক ছিল এরা। এদের মমতা ব্যানার্জি গালাগাল দিলে এদের গায়ে লাগে না। अब इसमें जो असली खबर है वो है तृणमूल कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी की। और वहां गुट किसके हैं भाई? गुट तो बड़े लोगों के होते हैं, वहां दो ही बड़े लोग हैं, ममता बनर्जी और उनके पति से अभिषेक बनर्जी। तो एक गुट ममता बनर्जी का, एक दूसरा अभिषेक बनर्जी का है। अब ये खुद कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि इनका झगड़ा हुआ महुआ मोइत्रा से। महुआ मोइत्रा के समर्थन में खड़े हो गए सौगत रॉय और कीर्ति आजाद। तो ये तीनों एक कैंप में बताए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि दीदी कहते एक बार मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो तो खुद उन्होंने बता दिया कि वो दीदी के कैंप में है, लेकिन दीदी के कैंप के आदमी के खिलाफ दूसरे लोगों की इतनी हिम्मत हो गई। ये वही है जो हम लोग बात कर रहे थे, सोनिया गांधी के ग्रुप, राहुल गांधी के ग्रुप कांग्रेस पार्टी में नहीं कर रहे थे कि पुराने नेता सोनिया जी के साथ, नए नेता राहुल जी के साथ। वैसे यहाँ भी है, अभिषेक बनर्जी नए नेता है और ममता जी पुरानी। तो जो पार्टी के जो संस्थापक हैं ज़्यादातर, उनकी जो एलिजेंस है वो ममता जी के साथ है, और जो नए आए वो अभिषेक बनर्जी के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं। दोनों सांसद हैं सौगत रॉय और कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं ये तो नारदस्टिंग में पैसे ले रहे थे, कैमरे पर बोल रहे हैं। अब हाँ, ये भी फिर जांच का विषय हो गया अगर कल्याण बनर्जी कह रहे हैं। हालांकि सौगत राय बड़े वरिष्ठ नेता है और बड़े तृणमूल कांग्रेस में नहीं, पूरे पार्लियामेंट में सब लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। हमेशा इवन सत्ता पक्ष के लोग भी जब सौगत राय बोलने खड़े होते हैं तो उनके साथ सम्मान से बातचीत करते हैं। हम लोगों ने देखा है। अभी पहली बार मैंने इनको कल्याण बनर्जी को इस तरह से सुना कि वो सौगत राय कह रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ आदमी है और इधर की बात करता है। सौगत राय कह रहे हैं कल्याण बनर्जी हमेशा बदतमीजी करते हैं, सौगत राय कल्याण टॉलरेट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी में ऊपर स्तर पर कुछ मामला गंभीरता के साथ चल रहा है। और इसमें आप जल्दी देखिएगा कि ममता बनर्जी कोई निर्णय लेने वाली है। लेकिन कल तक लग रहा था कि महुआ मोइत्रा शायद इसमें कल्प्रिट है या उनकी वजह से हुआ। अब जो चर्चाएं चल रही हैं वो उनमें ये बताया जा रहा है कि वो विक्टिम है और उनका कैंप हावी है इस वक्त। अच्छा ये बताइए, महुआ मोइत्रा की गलती पहले भी थी कभी? हुई उसमें गलती? वो जो वीडियो कॉन के लिए सवाल पूछा था, वो जो संसद की गरिमा को ताक पर रख दिया, महुआ जी की गलती भला कैसे हो सकती?
और महुआ जी की गलती होती तो ममता जी इतनी सीजेंड पॉलिटिशियन है, उनको फिर से टिकट दे देती कृष्णनगर से। अरे भाई, इसका मतलब तय हुआ कि महुआ जी गलती कर ही नहीं सकती हैं। इसको यूं देखना चाहिए ना। और महुआ प्रभाव तृणमूल कांग्रेस में कितना जबरदस्त है, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद किस किस तरह के झगड़े महुआ मोइत्रा के हवाले से आए। और कल्याण बनर्जी चूंकि वो भी थोड़ा सा ऐसे नेता हैं, अब सवाल तो यह है कि क्या करें, इसमें महुआ जी को प्रणाम करें या ममता जी को प्रणाम करें, जो ऐसे ढेर सारे नेताओं को इतने सब नवरत्न रखे हुए हैं। कल्याण बनर्जी, सौगत राय, सब कह रहे हैं कान भरता रहता है, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का गुट हावी हो गया ममता जी के गुट पर, अभी तो ये दिखाई दे रहा है। नहीं, अब इसको सिर्फ ये कहें कि ये गुट भर का मामला है, या कहें कि अब कई गुट हो चुके हैं, जो आपको समझ में आएगा कि गुट बचा भी है या नहीं बचा है। एक सारांश दे देंगे समीर जी इस पर, दी एंड वाला। देखिए सर, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी पार्टी के अंदर कितनी कमजोर हो गई है कि अपने सांसदों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कल ममता बनर्जी का बयान आया था इनके लेकर, कोई आप बयान नहीं देगा, और सार्वजनिक रूप से दो बड़े नेता पार्टी के, बड़े सीनियर सांसद है, एक दूसरे पर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। तो वो इस बात को जानते हैं कि ममता बनर्जी स्थिति में नहीं है कि वो किसी पे कार्रवाई कर सके। मुझे लग रहा है ये आंतरिक संघर्ष जो बंगाल के अंदर चल रहा है ममता बनर्जी की पार्टी में, आने वाले दिनों में ये पार्टी के टूट का कारण बनेगा। कई बड़े सांसद पार्टी छोड़ेंगे। अब यह तय हो गया कि दोनों एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। अब ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि ये सारे सांसद एक साथ नहीं रहेंगे, और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि बंगाल में एक बड़ा खेमा तैयार होगा, जो पार्टी छोड़ेगा या दूसरे को पार्टी से निकलवाएगा। चलिए, इसका अगला अध्याय कब आएगा? विधानसभा चुनाव जब होता है बंगाल में तो इस तरह की चीजें होती हैं। सर, समय इतना ही था। चुनाव में भी कई लोगों ने पार्टी छोड़ी। समीर जी, विनोद जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल मिलते हैं आपसे फिर 1 बजे आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में।